मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। मैं आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के तहत अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी जो संघीय न्यायपालिका है वो विश्व में सबसे शक्तिशाली और निष्पक्ष न्यायपालिका मानी जाती है और यह कहा जाता है कि ये अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं प्रतिष्ठा के दृष्टि से विश्व में अपना सर्वोच्च स्थान रखती है। इसीलिए अमेरिका की जो मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो अधिकार है, जो प्रावधान किया गया है अमेरिकी संविधान में, वो अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है और ये रक्षा का कार्य करता है अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय। तो आगे हम पढ़ें कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। तो संघीय न्यायपालिका का जो वर्तमान स्वरूप है उसको अपनाने के पीछे क्या कारण रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जब अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर उपनिवेशिक राज्य थे जो ब्रिटेन के अधीन थे तत्कालिक समय में, उन्होंने संघर्ष किया था स्वतंत्रता के लिए और फिर जब उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी तो एक कॉन्फेडरेशन बनाया था उन्होंने। तो उसके तहत जो राज्य थे उन्होंने अपनी अपनी जो स्वतंत्र न्यायपालिका थी प्रत्येक राज्य की, उसको न्याय स्वतंत्रता को बनाए रखा था। तो जो स्वतंत्रता थी न्यायपालिका की प्रत्येक राज्य की अपनी, तो उस स्थिति में जब न्याय निर्णय दिए जाते थे तो परस्पर विरोधी निर्णय होने लगे थे और इससे अस्थिरता, अशांति और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जब 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें अमेरिकी संविधान को अंतिम रूप दिया गया, नवीन सिरे से जब संविधान का निर्माण किया गया, तो उसमें ये प्रयास किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय वो उसको इतना शक्तिशाली बनाए कि वो राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष हो तो उसको दूर कर सके। तो एक तो ये कारण था। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था में विश्व में अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों एवं संघ के मध्य जो एक बहुत ही नाजुक संबंध होता है, तो उसको दूर उस नाजुक संबंध में को बनाए रखने के लिए और उनके मध्य विवादों को निपटाने के लिए एक शक्तिशाली एवं निष्पक्ष स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है, जो यदि संघ एवं राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष या संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे दूर कर सकें। इसलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया कि जो संविधान तथा उसके अधीन जो कानून तथा नियम है उनको क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, शक्तिशाली संघीय न्यायपालिका वहाँ हो। अमेरिकी जो न्यायपालिका है वो संवैधानिक विश्व विवादों को अंतिम निर्णय के रूप में कार्य करती है और चूँकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका को स्वायत्तता दी गई है। साथ ही नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी अमेरिका में रखा गया है। इसके तहत जो सरकार के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी एक दूसरे के कार्यों को नियंत्रित रखते हैं। तो इसी संदर्भ में जो है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका पर नियंत्रण न्यायपालिका के माध्यम से रखा जाता है। जो कानून बनाती है उनको न्यायपालिका पुनर्निरीक्षण को कर सकती है। तो इस तरह से अमेरिकी न्यायपालिका का प्रमुख कार्य माना गया है संविधान की रक्षा करना। फाइनर ने कहा कि विशाल शक्तियों वाला ऐसा न्यायालय राजनीति विज्ञान को अमेरिका के सर्वाधिक मौलिक एवं सर्वाधिक विशिष्ट देन माना जाता है। अमेरिकी संविधान के जो बात करें तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय कार्य न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है और इसके तहत ये कहा गया है कि संयुक्त राज्य की जो न्यायिक शक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी जिसे कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। यथार्थ अमेरिका में न्यायालयों की स्थापना करने का अंतिम अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में
न्यायालय संघीय न्यायालय को तीन श्रेणी के न्यायालय इसके तहत शामिल किए गए हैं संघीय न्यायालय के तहत। पहला है जिला न्यायालय, दूसरा है परिभ्रमण न्यायालय और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के तीनों संघीय न्यायालय के ही जो तीनों भाग हैं संघीय न्यायालय के ही माने जाते हैं। जिला न्यायालय सबसे नीचे के स्तर का होता है और ये प्रथम जो है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, अपील क्षेत्राधिकार इसका नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रारंभिक विषय होते हैं, जो नए विवाद होते हैं, उनकी शुरुआत जिला न्यायालय से होती है और इनको अपील करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में अमेरिका में 88 जिला न्यायालय है। दूसरे जो परिभ्रमण न्यायालय, वो प्रारंभिक न्यायालय न होकर सिर्फ अपीलीय न्यायालय है, अर्थात इनमें जो विवाद की शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन जो विवाद चल रहे हैं उनके जो जिला न्यायालय ने उनके संबंध में कोई निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ अपील इन न्यायालय में की जा सकती है। और ऐसे न्यायालय अमेरिका में वर्तमान में कुल 11 हैं। आगे तो तीसरा न्यायालय है जो सर्वोच्च स्तर माना जाता है संघीय न्यायालय का, वो है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे कि अमेरिका में संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय, उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना अमेरिकी संविधान में की गई है। इसकी स्थापना कब की गई? 1789 के कांग्रेस ने एक न्यायपालिका अधिनियम पारित किया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई 1789 में। और इसका मुख्यालय है जो प्रारंभ में ये न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में था, लेकिन वर्तमान में ये है वॉशिंगटन डीसी। चूँकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है तो वर्तमान में इसका कार्य जो मुख्यालय सर्वोच्च न्यायालय का वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन सर्वोच्च न्यायालय के यदि संगठन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 9 न्यायाधीश होते हैं। 9 न्यायाधीश में जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 8 उनके सहायक या सह न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति की जहाँ तक बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हालांकि राष्ट्रपति करता है, लेकिन अंतिम रूप से उससे पुष्टि करने का अधिकार सीनेट को है। यदि सीनेट इसकी पुष्टि नहीं करता है तो वो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन पाता है। जैसे कि 1668 में राष्ट्रपति जॉनसन ने फोर्टस नामक जो मुख्य न्यायाधीश की पद के लिए नियुक्ति की थी, लेकिन सीनेट ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उनकी उस मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई थी। कार्यकाल की बात करें तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल आजीवन होता है। अर्थात एक बार नियुक्त होने के पश्चात वो न्यायाधीश जीवन पर्यंत यदि सदाचार रूप से कार्य करता है तो अपने पद पर बना रह सकता है। हालांकि यदि वो चाहे तो 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर त्यागपत्र दे सकता है, और यदि त्यागपत्र देता है तो उसे वो समस्त पूर्ण वेतन दिया जाएगा जो कि एक नियमित न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये अमेरिकी न्यायालय की एक बहुत विशिष्ट विशेषता होती है। योग्यता की बात करें तो इसके संबंध में अमेरिकी संविधान में कोई विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि जो न्यायाधीश हो वो श्रेष्ठ या तो वकील हो या कानून का प्राध्यापक हो या सार्वजनिक व्यक्ति हो या प्राय श्रेष्ठ नागरिक की नियुक्ति इसमें की गई हो। तो इस तरह से अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो श्रेष्ठ जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से उनको नियुक्त की जाती है। लेकिन अमेरिका में जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है तो दलीय आधार पर करता है, ठीक है। क्योंकि जब राष्ट्रपति चूँकि दलीय आधार पर नियुक्त होकर आता है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उसी आधार पर की जाती है। लेकिन ये अमेरिकी न्याय व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हो, लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद वह व्यक्ति अपनी निष्पक्षता को बनाए रखता है। और सामान्यतः वेतन और भत्ते कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं न्यायाधीशों के। और अमेरिकी न्यायाधीश को हटाने का जो एक ही मात्र का जो आधार है वो है महाभियोग। कांग्रेस महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को हटा सकती है, बशर्ते दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। ये जो प्रस्ताव रखा जाता है वो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रखा जाता है, और यदि जो प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये इसे 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो फिर ये कांग्रेस सीनेट के पास जाता है, और सीनेट इसे बाकायदा इन आरोपों की जांच करती है। और यदि जांच में वो सिद्ध हो जाए तो सीनेट और उसे जो सीनेट के सदस्य हैं 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि आज तक अमेरिका में 9 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लगाए गए हैं, जिनमें सिर्फ 4 के खिलाफ ही वो पारित हो पाए हैं।
कार्यप्रणाली की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो कार्य का जो कार्यावधि है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से शुरू होती है और जून के शुरू में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब भी न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है और जब मुकदमे की सुनवाई होती है तो कम से कम 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। और अमेरिका में ये विशेषता है कि हमेशा निर्णय जो है बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है 6 न्यायाधीशों के माध्यम से। आगे अमेरिकी जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार की बात करें तो सबसे पहले हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसका क्षेत्र जो है वो थोड़ा सीमित माना जाता है क्योंकि अमेरिका जो अति महत्वपूर्ण विषय हैं वही इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जैसे कि विशिष्ट न्याय राजदूतों की नियुक्ति या मंत्रियों राज्य के मंत्रियों अथवा जो बड़े अधिकारियों से संबंधित कोई मामले हैं या सर्वोच्च न्यायालय का या फिर ऐसे विवाद जो संघ और राज्यों के मध्य विवाद है या फिर दो राज्यों के मध्य आपसी विवाद है। तो ये जो महत्वपूर्ण और बड़े विषय होते हैं उन्हीं क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक माना जाता है। जैसा कि आप समझ गए होंगे प्रारंभिक का मतलब जो जब मामलों की सुनवाई सबसे पहले कहाँ होती है तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माना जाता है। और आगे होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा अधिकार माना जाता है। और इसके तहत क्या करता है कि ये क्षेत्र जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो कांग्रेस ने 1925 में एक अधिनियम पारित किया था उसमें 2 स्थितियों में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। प्रथम जबकि कोई जो केंद्र का या संघ का कानून या संधियाँ जो संघ ने बनाई है उसको जब राज्यों के न्यायालय संविधान के विरुद्ध घोषित कर दें तो यानी कि संघीय कानूनों को या संधियों को जब राज्य के न्यायालय घोषित संविधान विरुद्ध घोषित कर दें तो इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अथवा जब किसी राज्य के कानून को संघीय न्यायालय में संघ के संविधान किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया जाए। जो राज्य ने जो कानून बनाए हैं वो संघ के संविधान के संधि के विरुद्ध है जबकि राज्य न्यायालय ने उसे वैध ठहरा दिया है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के पास जाया जा सकता है। तीसरे जो अधिकार माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति मानी जाती है वो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ अमेरिकी न्यायालय की मानी जाती हैं। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा जो राज्यों के विधानमंडल की जो भी विधियाँ बनाते हैं जो भी कानून बनाते हैं उनकी संवैधानिकता पर विचार करता है कि ये संविधान के अनुरूप है, वैध है या अवैध है। और इनकी जो वैधता का निर्णय करता है वो 2 आधार पर करता है। प्रथम ये कि राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुरूप उस कानून के बनाने का अधिकार है या नहीं है। यदि अधिकार नहीं है तो कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। द्वितीय ये देखता है कि जो कानून विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इस तरह से जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। चौथा अधिकार शक्ति है न्यायालय की वह संविधान तथा अधिकारों का संरक्षण। अमेरिकी संविधान चूँकि बहुत संक्षिप्त संविधान है, सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों को इतना गूढ़ और सूक्ष्म रूप से लिखा गया है तो उनकी व्याख्या करने का अधिकार पूरा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान और अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में माना जाता है। अन्य अधिकार तो जैसे छोटे छोटे अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों उसके कार्यालयों से संबंधित अधिकार माना जाता है। हम ये देखें कि अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अंतर ये है कि जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से कार्यपालिका या राष्ट्रपति परामर्श लेने का अधिकार रखता है, लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका को न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार नहीं रहते। तो ये दोनों के मध्य भिन्नता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वो विश्व में अपने के विशिष्ट महत्व रखता है, विशिष्ट स्थान रखता है। मुनरो ने यहाँ कहा है कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्ति इतनी अधिक है जितनी दुनिया के किसी अन्य न्यायालय के पास नहीं है। तो निश्चित रूप से अमेरिका का न्यायालय संविधान का रक्षक है, वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही मुख्य जो प्रमुख अंतिम अपीलीय अधिकार है शक्ति एवं संतुलन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को के आधार पर इसको पर्याप्त शक्तियाँ दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अपनी निष्पक्षता के लिए अमेरिकी न्यायालय विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका पर भी पर्याप्त नियंत्रण रखकर अपनी शक्तियाँ प्रकट करता है।
आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम अमेरिका के जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।